एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं। तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता। अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए। दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सींगा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना, ध्यान से कर देना ये सारे काम। रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी, आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से।
उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे। चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई, ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है, जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी, सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी, चूहा देखो यहाँ से भागा है। हम मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है, जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी, ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था। इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। महानगर शहर में भल्लू भालू की कपड़े धोने की दुकान थी। वो हर दिन अलग अलग जानवरों की कपड़ों की भारी भरकम गठरी लेकर जाता था। दिन भर काम करने की वजह से वो थक भी जाता था। तो पिग्गी एक दिन कहता है, भल्लू भाई, इतनी बारिश में भी तुम इतने साफ कपड़े धोकर ला रहे हो और सब के सब सूखे हैं। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ करूँ कम होगी। पिग्गी भाई, ये तो मेरा काम है। अगर मैं अपने काम में ईमानदारी नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा? अच्छा, अब मैं दूसरों को कपड़े देने जा रहा हूँ। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और भल्लू बूढ़ा होने लगता है। वो अब पहले जैसे बोझ नहीं उठा पाता था और बीच बीच में आराम करने के लिए बैठ जाता था। थोड़ी चाय पी लेता हूँ, जिससे थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और भल्लू गर्मी में कपड़ों का बोझ लेकर जाता रहता है, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से निकलने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। अरे भल्लू, तुम इतने गहरे गड्ढे में? फिर पिग्गी बहुत दुखी हो जाता है। भल्लू, अब तो लगता है कि तुम ऐसे ही गड्ढे में फंसे रहोगे। इस गड्ढे को गहरा खोदा गया है, इसलिए ध्यान से देखो।
आसपास बहुत मिट्टी है, तुम उस मिट्टी को वापस गड्ढे में गिराओ। अरे क्या बोल रहे हो? ऐसे तो तुम दब जाओगे। नहीं, यही एक तरीका है मेरे बचने का। और फिर भल्लू के कहने पे पिग्गी गड्ढे में मिट्टी गिराने शुरू कर देता है और भल्लू अपने ऊपर गिरी मिट्टी को झटके से गिरा देता था और उस पर चढ़ जाता था। इस तरह से जितनी मिट्टी पिग्गी गड्ढे में गिराता, भल्लू उतनी मिट्टी से गड्ढा पाटने लगा। हर बार मिट्टी बढ़ती गई और भल्लू भी उसी मिट्टी के सहारे ऊपर खड़ा होता गया। और जैसे जैसे बाहर की मिट्टी गड्ढे के अंदर गिरती गई, वैसे वैसे भल्लू गड्ढे में ऊपर उठता गया और फिर वो गड्ढे से बाहर आ गया। वाह भल्लू, तुम तो बहुत समझदार निकले। इतनी बड़ी मुसीबत में भी तुमने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। पिग्गी, तुम्हारा मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और इस तरह से भल्लू गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी अपना धीरज नहीं खोया। वो स्थिति को अच्छे से परख कर अपनी समझबूझ का सहारा लेकर उस मुश्किल गड्ढे से बाहर निकल आया। मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई। आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुँच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा? तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ। फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद, अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ, वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे अगर मैं नदी पार करूंगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूंगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर
तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे, तभी हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। रॉकी नाम का एक भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रॉकी भालू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में भेजता था। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। टुन्नू खरगोश और पीहू लोमड़ी दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। भाई, आज हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, तो क्या आपने अपने स्पोर्ट्स शूज ले रख लिए हैं? कल सर ने आपसे कहा था ना, अगली बार जब स्कूल में आओगे तो अपने शूज के साथ आना, वरना वे तुम्हें क्लास से निकाल देंगे। पीहू, तुम फिक्र मत करो, आज मैंने अपने शूज लेकर आया हूँ। आज सर मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल चले, वरना लेट हो जाने की वजह से शायद हमें वो जरूर निकाल देंगे। हाँ भाई, जल्दी चलो। वे जल्दी जल्दी भागकर स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। अपनी क्लास में जाकर टुन्नू आज बहुत खुश था कि आज वह अपने स्पोर्ट्स शूज लेकर आया है और सर आज उसे इस बात के लिए नहीं डांटेंगे कि तभी क्लास में मैडम सोना बिल्ली आती है और बच्चों से कहती है, म्याऊ। बच्चों, आज तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज वे तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं आज तुम्हारी क्लास लूंगी और आज मैं तुम्हें फूड की क्लास दूंगी। फूड की क्लास? मगर मैम, इसमें आप क्या सिखाओगे हमें? आज बच्चों, मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो तो आप खुद बनाकर उसे खा सकते हो और आप सभी को वे बहुत टेस्टी लगेगा। मगर मैडम, आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आप सभी को सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। सैंडविच बनाना? फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों, अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए होगा वो है ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और चटपटा मसाला। और हाँ, नमक तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हाँ बच्चों, टोमेटो सॉस भी, क्योंकि उसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। मगर मैडम, आपने चीज के बारे में तो बोला ही नहीं। बिना चीज के सैंडविच में क्या मजा आएगा? नहीं टुन्नू, ये एक हेल्दी सैंडविच है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं डालेंगे जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। चलो अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। जी मैम। सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है, उस पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद पत्ता गोभी, उसके बाद ये मसाला और थोड़ी सी नमक, और फिर इसे ब्रेड से ऊपर से बंद कर दो और फिर इस पर टोमेटो सॉस लगाकर आप इसे खा सकते हो। सभी बच्चे मैडम की रेसिपी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना? अब आप अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ही ये बनाकर खिला सकते हो। लेकिन बच्चों, ये बनाते वक्त अपना ध्यान रखना, किचन में कोई भी ऐसा वैसा सामान नहीं उठाना, ठीक है? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू और पीहू भी अपने घर आ जाते हैं। बच्चों, जल्दी से मुँह हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाओगे। तभी वहाँ पर उनके पापा रॉकी भालू आ जाते हैं और वे ये सुनकर कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, रोज तो तुम घर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। टुन्नू और पीहू दोनों मुँह हाथ धोकर किचन में जाते हैं और सैंडविच बनाने लग जाते हैं। दोनों जैसा जैसा मैडम ने बताया था वैसा ही बनाने लग जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। पापा, मम्मी, आज हमने आपके लिए कुछ बनाया है। आज मैडम ने
हमें स्कूल में ही बनाना सिखाया था। अच्छा, तभी आज तुम बदले बदले लग रहे थे। मम्मी, ये सैंडविच आपके लिए और पापा ये आपके लिए। पीहू अपने मम्मी पापा को सैंडविच दे देती है, दोनों उसे खाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चों। पापा की ऐसी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो
आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी, अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बंसीपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी।
ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।